हेलो गाइस, आज आ गए हैं हम अपने एक नए चैप्टर के साथ। हमारा आज का चैप्टर है लाख की चूड़ियां। ठीक है, मैं इसको आपको समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो पहले पैराग्राफ में क्या हुआ है कि एक बद्रू नामक मनिहार है, जो कि लेखक को बड़ी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और लेखक इसी लालच से गांव में जाया करता था, अपने मामा जी के गांव में जाया करता था। और वहां पर बदलू नामक मनिहार उसको रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो कि वो लेखक के मन को बहुत लुभाती थी। आगे देखिए। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका कहता था, मामा नहीं कहता था। बदलू का वह मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यहाँ पर बेटा लाख की चूड़ियां बनाने का एक तरीका, जो प्रोसेस रहता है, वो डिस्क्राइब किया गया है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी बदलू पूरी लगन से, मेहनत से चूड़ियां बनाता था और उन्हें बनाने में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता था। इसी कारण उसकी चूड़ियां बहुत सुंदर बनती थी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मुझे वह लला कहकर बुलाता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। क्या कहकर बुलाता था लेखक को बदलू? लल्ला। ठीक है, ये बेटा बीच बीच में छोटे प्रश्न भी आपको आने चाहिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखा करता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उन्हें बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। बेटा आप लोग भी कोई जब तस्वीर या कुछ चीज बनाते हो तो इतनी जब अच्छी बनती है तो आप उसको देखते रहते हो ना कि कितनी अच्छी है, मैंने बनाई है। तो इसी प्रकार से बदलू भी क्या करता था, वो जब बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था तो थोड़ी देर मौन रहकर लगभग उनको देखता रहता था, ठीक ऐसे जैसे नववधु को हम देखते हैं ललचाई सी नजरों से। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं चूड़ियां बनाने वाले को। चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो पेशा चलता रहता है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। इस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, पर आसपास के गांवों में भी लोग उसे उससे ही चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से ना बेचता था। उसका अभी भी वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। हाँ जी बेटा, यहाँ पर समझने वाली बात है, वस्तु विनिमय क्या होता है कि पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी सामान देने के लिए जरूरी नहीं था कि हम उनको रुपए दे, पैसे दे। हम वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीद लेते थे। जैसे चूड़ियां ली बदलू से, तो उसके बदले में उसको अनाज दे दिया या कुछ कपड़े दे दिए। इस प्रकार से एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेकर जब क्रय विक्रय किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। शादी विवाह के अवसरों पर वह शायद जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि जब किसी का विवाह पर वो चूड़ियों का जोड़ा बनाता था,
विवाह के लिए बनाता था जोड़ा चूड़ियों का, तो वो उसके लिए बहुत सारी रकम या सामान वसूल करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि उसके मामा के घर में किसी लड़की का विवाह था, तो छोटी सी बात पर नाराज हो गया और फिर उसको मनाने के लिए बड़े ही पापड़ बेलने पड़े। विवाह में इसे जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुछ कुड़ उठता था। कुड़ना मतलब चिढ़ना किसी चीज से। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात तो कुछ और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ हो चलता है। वहां तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां तो नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मौज ना आ जाए। इस प्रकार से वो लेखक से मजाक भी किया करता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से मैं दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के, यानी कि देखिए उसका कितना अच्छा रिश्ता था बदलू का लेखक के साथ। वो उसको जब भी बदलू जाता था, बदलू के घर जाता था लेखक, तो वो उसको आम खिलाता था, मलाई बचा कर रखता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे सबसे अच्छा लगता था, वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए दो चार गोलियां बना देता था, जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब क्या हुआ, लेखक के पिता की बदली हो गई, तो काफी लंबे समय तक बदलू अपने मामा के गांव ना जा सका और बदलू से ना मिल सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरे अब रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही ना आया है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने थी। बिरले ही हाथों में मैंने देखा कि लाख की चूड़ियां दिखाई दी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर छुप गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं और शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर तो दिया, लेकिन उठकर खाट से बैठ भी गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ 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 लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। कुछ दिन फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल पहले बंद हो गया। मेरी बनाई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में तो कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, वह लाख की चूड़ियों में संभव कहाँ। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा।
नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अस्थमा के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर, उसके माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा, व्यथा का मतलब होता है दुख, कोई पीड़ा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। बेटा, इस लाइन का मतलब समझना जरूरी है कि इस युग में कितने मशीनी हाथ काट दिए हैं। यानी कि मशीनों के आ जाने से क्या हुआ, बहुत सारे कारीगर जो हाथ से काम करते थे वे बेरोजगार हो गए। जैसे कि बदलू भी हो गया। पहले बदलू हाथ से लाख की चूड़ियां बनाता था, बाद में मशीन से कांच की चूड़ियां बनने लगी और बदलू जैसे ना जाने कितने हस्त कारीगर जो है बेरोजगार होने लगे। आगे देखिए, आम की फसल तब कैसी है लल्ला? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम का खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत का मतलब है एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेट तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए मैंने आम के लिए और खास थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसका केंद्र भाव हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें बताया गया है कि कैसे मशीनी युग के आ जाने से बहुत सारे हस्त कारीगर बेरोजगार हो गए। जैसे कि बदलू भी बेरोजगार हो गया था, उसको गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, उसे भूखे जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था और वो बेरोजगार भी हो गया था। निर्धनता का जीवन जीते हुए बीमारियों से भी ग्रस्त हो गया था। तो इस पाठ का भाव यही है, हमें बताया गया है कि मशीनी युग ने कितने ही लोगों को, कितने ही हस्त कारीगरों को, छोटे छोटे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और लोगों को बेरोजगारी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, जिससे उनको पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तो बेटा, ये थी इसमें व्याख्या इस चैप्टर की। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी उसके अब पूरे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ओके, बाय देन।